हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों की और आज हम दो लास्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, जिनमें पहला सिद्धांत है हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और देने वाले हैं अल्बर्ट भंडूरा जी। अल्बर्ट भंडूरा जी कनाडा के थे और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था 1977 में दिया था और समाजवाद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। समाजवादी विचारधारा इन्होंने दी थी, इसलिए इन्हें समाजवाद के प्रवर्तक माना जाता है। सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने अपने सिद्धांत में एक बेबो डॉल पर प्रयोग किया था। बेबो डॉल ये एक गुड़िया थी और प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि अल्बर्ट भंडूरा जी कुछ बच्चों को मूवी दिखाने के लिए ले गए। मान लेते हैं कि वो जो पढ़ाते थे वहाँ पर कुल 90 बच्चे थे। ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि उनके पास 90 बच्चे थे और वो उन सभी बच्चों को मूवी दिखाने के लिए ले गए। और मूवी में क्या दिखाया गया बच्चों को, ये जो मूवी थी केवल 5 मिनट की मूवी थी, यानी बहुत ही छोटी मूवी थी, 5 मिनट की। इस मूवी में क्या बताया गया कि एक कमरा है, मूवी के अंदर एक कमरा है जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और उन खिलौनों में एक बड़ा खिलौना रखा है जिसका नाम है बेबो डॉल। और कमरे के अंदर एक बच्चा प्रवेश करता है और इन खिलौनों के प्रति वो बहुत ही आक्रामक व्यवहार करता है, यानी इन पर क्रोध प्रदर्शित करता है, इन खिलौनों को मारता है और पटकता है। सबसे ज़्यादा जो क्रोध प्रदर्शित करता है वो इस बेबो डॉल के प्रति करता है। ठीक है, यहाँ तक की मूवी सारे बच्चों ने एक साथ देखी। कुल 90 बच्चे बैठकर इस मूवी को एक साथ देखी, 5 मिनट की छोटी सी मूवी। फिर अल्बर्ट भंडूरा जी ने क्या किया कि इन बच्चों को अलग अलग भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 30 बच्चे यहाँ पर, 30 यहाँ और 30 यहाँ। इससे आगे वाली मूवी के इन्होंने 3 पार्ट किए और पहली मूवी में क्या दिखाया गया कि जिस बच्चे ने इन खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार किया था या कहें कि इन खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया था, उस बच्चे को पुरस्कार दिया गया। उस बच्चे को यहाँ पर गिफ्ट दिया गया। साथ में एक व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा करी कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस मूवी के अंदर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये केवल किन बच्चों को दिखाया गया? केवल 30 बच्चों को। ठीक है, 3 पार्ट इस मूवी के करे। दूसरे पार्ट में क्या दिखाया गया कि जिस बच्चे ने इन खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया था या कहें आक्रामक व्यवहार किया था, उस बच्चे को यहाँ पर दंड दिया गया। और ये केवल कितने बच्चों ने देखा? 30 बच्चों ने। और तीसरे पार्ट में बताया गया कि जिस बच्चे ने उन खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया था, आक्रामक व्यवहार किया था, उसे न तो दंड दिया गया और न ही पुरस्कार दिया गया। न दंड दिया गया और न ही पुरस्कार दिया गया। हमने क्या देखा कि 90 बच्चों को एक मूवी दिखाई गई, छोटी सी 5 मिनट की मूवी में क्या होता है कि एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं और उन सब खिलौनों में एक बड़ा खिलौना है जिसका नाम है बेबो डॉल। एक लड़का अंदर प्रवेश करता है और इन सभी खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और सबसे ज़्यादा आक्रामक व्यवहार इस बेबो डॉल के प्रति करता है। अंत में इस मूवी के 3 पार्ट बनाए गए और इन बच्चों को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में क्या होता है कि जिस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया था उसे यहाँ पर पुरस्कार मिला और उसकी प्रशंसा हुई। दूसरे पार्ट में क्या देखा बच्चों ने कि उस बच्चे को दंड दिया गया और तीसरे पार्ट में क्या हुआ, न तो उसे दंड दिया और ना ही पुरस्कार। बाद में अल्बर्ट भंडूरा जी इन सभी बच्चों को एक प्रायोगिक कक्ष में लेके गए, सभी को एक साथ, जैसा मूवी में उन्होंने किया था, सभी को एक साथ एक कमरे में ले जाकर उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ पर मूवी के जैसे ही बहुत सारे खिलौने रख दिए। और अल्बर्ट भंडूरा जी ने चुपकर देखा कि जिन 30 खिलौनों के प्रति 30 बच्चों ने ये देखा था कि मूवी वाले लड़के को यहाँ पर पुरस्कार मिला था, तो यदि हम भी इन खिलौनों को परेशान करेंगे, इनके प्रति आक्रामक व्यवहार करेंगे, तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। तो उन बच्चों ने भी खिलौनों के प्रति वही किया जैसा इस लड़के ने किया था। दूसरे पार्ट के जो बच्चे थे 30, उन्होंने खिलौनों के प्रति कुछ भी व्यवहार नहीं किया, वो चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था
कि यदि हमने इनके प्रति गलत व्यवहार किया तो हमें बाद में दंड मिलेगा। तीसरे पार्ट में क्या हुआ कि जो 30 बच्चे थे उनको जो करना था उन्होंने किया। यदि उनको खिलौनों को पटकना था तो उन्होंने पटका, और किसी को यदि चुप बैठना था तो वो चुप बैठा रहा। बाद में भंडूरा जी ने निष्कर्ष निकाला अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में कि बच्चे जो है दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। यहाँ पर मूवी में भी यही बताया गया है कि बच्चों ने क्या किया, दूसरे बच्चों का अनुकरण करके सीखा। यानी बच्चे क्या करते हैं, समाज के लोगों को देखकर सीखते हैं, जैसा उनका समाज होता है उसी प्रकार का व्यवहार उनका बन जाता है। तो इस अधिगम के सिद्धांत से हमें इतनी सी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों के सामने आक्रामक व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी गलत व्यवहार उनके सामने नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, दूसरों का प्रेक्षण करके सीखते हैं, समाज के माध्यम से सीखते हैं। और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बच्चे समाज द्वारा नियमों को, जो समाज ने नियम स्वीकार कर रखे हैं उनको सीखते हैं, और जो अस्वीकार कर रखे हैं उनको नहीं सीखते। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। अब देखो, इसमें बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत। प्रेक्षण के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसे प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रेक्षण का मतलब होता है दूसरों को देखकर सीखना। अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं इसलिए इसे अवलोकन अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। किसी मॉडल के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसे मॉडल का सिद्धांत भी कहा जाता है। मॉडलिंग का सिद्धांत। और भांडूरा जी ने यह सिद्धांत दिया था, इसलिए इसे बंडूरा अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। इतना सा सिद्धांत है इनका। पूछा जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट भंडूरा ने। प्रयोग किस पे किया था? एक बेबो डॉल पर किया था। और इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चे समाज के माध्यम से सीखते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को सीखते हैं तथा अस्वीकृत नियमों को त्यागते हैं, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। 1977 में ये दिया था और अल्बर्ट भंडूरा जी थे, कनाडा के थे। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करें तो वो आता है पियाजे का सिद्धांत। और पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दिया था पियाजे ने। और पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। स्विट्जरलैंड। इन्होंने पियाजे ने अपने ही बच्चे के संज्ञान, यानी कहें उसके ज्ञान, संज्ञान कह सकते हैं, या उसके मानसिक विकास का अध्ययन किया। स्वयं के बच्चे के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन करके विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पियाजे ने स्वयं के बच्चे के संज्ञान, ज्ञान या मानसिक विकास का अध्ययन करके विकास की 4 अवस्थाएं बताई। और ये जो अवस्थाएं बताई थी उन्होंने 1928 में बताई थी। अवस्थाएं बताई, इसलिए इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। और विकास की अवस्थाएं बताई, इसलिए इसे विकास की अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास की अवस्था सिद्धांत। अब 4 अवस्थाएं इन्होंने इस सिद्धांत में बताई और उन्होंने बताया कि बच्चा इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से सीखता है। अवस्थाएं पढ़ने से पहले हम इनकी कुछ शब्दावलियां देखेंगे जो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई और वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, उसका नाम है स्कीमा। स्कीमा। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि स्कीमा क्या है। स्कीमा को हम इतना सा समझ सकते हैं
कि वातावरण में जो बहुत सारी सूचनाएं हैं उनको अपने मस्तिष्क में संगठित करना स्कीमा कहलाता है। यानी मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठन स्कीमा कहलाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी नई चीज को देखकर पूछता है कि ये क्या है। मान लो उसने एक गाय को देखा और पूछा अपनी माँ से कि ये क्या है, तो माँ उसे बताती है कि ये गाय है। तो बच्चे ने अपने मस्तिष्क में क्या बिठा लिया कि जिसके 4 पैर तथा एक पूंछ होती है वो क्या होती है, गाय होती है। ऐसा उसने अपने मस्तिष्क में या फिर कहें स्कीमा में बिठा लिया। और स्कीमा का मतलब है मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठन, स्कीमा कहलाता है। यानी बच्चे ने अभी स्कीमा में क्या बिठा रखा है कि 4 पैर और एक पूंछ जिसकी रहेगी वो क्या कहलाएगी, गाय कहलाएगी। दूसरा शब्द उन्होंने बताया अनुकूलन। अनुकूलन दूसरा शब्द बताया, और इस अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के साथ सामंजस्य करना, अनुकूलन कहलाता है। आप जिस वातावरण में रह रहे हो, यदि आपने वहां पर एडजस्टमेंट कर लिया, वहां पर सामंजस्यता बिठा ली, तो उसको कहेंगे अनुकूलन। और अनुकूलन में इन्होंने 2 शब्द निकाले अनुकूलन से। अनुकूलन के अंदर 2 शब्द बताए। पहला बताया इन्होंने आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और दूसरा शब्द बताया समंजन। अब आत्मसातीकरण के अंदर क्या होता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। देखो स्कीमा में बच्चे ने क्या कर रखा है, बहुत सारी सूचनाओं का संगठन कर रखा है, ये स्कीमा कहलाता है। उसके बाद अनुकूलन, वातावरण के साथ सामंजस्य करना। अब अनुकूलन से 2 शब्द निकले। आत्मसातीकरण, इसका मतलब है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। कैसे, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर स्कीमा में बच्चे ने बिठा रखा है कि 4 पैर और एक पूंछ क्या होगी, गाय होगी। यहाँ पर बच्चा कुत्ते को देखता है, दूसरी स्थिति में बच्चा कुत्ते को देखता है तो वो उसको कहता है कि मम्मा देखो गाय जा रही है। तो माँ उसे बताती है कि बेटा ये गाय नहीं कुत्ता है ना। और उसे बताया जाता है कि हर 4 पैर और एक पूंछ वाला गाय ही नहीं होता। तो बच्चा क्या करता है कि अपना जो नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान क्या है कि उसने कुत्ते को देखा, और पुराना ज्ञान क्या है कि उसे पता है गाय के क्या होती है 4 पैर और एक पूंछ। यानी उसने नवीन ज्ञान को भी किससे जोड़कर सीखा, पुराने ज्ञान से। ये होता है आत्मसातीकरण। जबकि समंजन में क्या होता है कि माँ उसे बताती है कि हर 4 पैर वाला गाय नहीं होता, ये क्या है, कुत्ता। तो बच्चे ने अब अपने मस्तिष्क में जो स्कीमा में जो बिठा रखा था कि हर 4 पैर वाला गाय नहीं होती है, उसमें अब परिवर्तन कर लिया कि 4 पैर वाला कोई दूसरा जानवर भी हो सकता है। यही कहलाता है समंजन। यानी वातावरण के अनुसार, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन समंजन कहलाता है। ठीक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, इनमें से आत्मसातीकरण क्या है। तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि मस्तिष्क में अलग अलग सूचनाओं का संगठन स्कीमा कहलाएगा, जबकि किसी नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर देखना आत्मसातीकरण कहलाएगा। और समंजन में क्या होगा कि जब हमने नया ज्ञान सीखा तो हम अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर लेंगे, यही कहलाएगा समंजन। ठीक है, ये पियाजे की कुछ शब्दावलियाँ थी जो हमने समझी। अब हम बात करते हैं उनकी अवस्थाओं की। 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पियाजे की पहली अवस्था मिलती है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहला
क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था का नाम है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, और इसी को कहते हैं पेशीय गामक अवस्था, पेशीय गामक अवस्था। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट अवस्था उन्होंने बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ से सन पूछा जाता है कि कौन सी संवेदीगामक अवस्था है, उसका समय क्या है। तो इसका समय है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है संवेदीगामक अवस्था, जबकि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो है 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज है वो आती है 11 से 15 वर्ष। जिस प्रकार हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी, लगभग सेम वैसी ही है जैसा शेषवावस्था में होता था, सेम वैसा संवेदीगामक अवस्था में होगा, और जैसा बाल्यावस्था में होता था सेम वैसा ही हमें पूर्व और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। तो संवेदीगामक अवस्था में पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। किसी भी चीज़ को हाथ लगाकर बताएगा या फिर आँख कान नाक के माध्यम से सोचता है। ऐसा पियाजे का कहना है कि वो बोल तो सकता नहीं, यदि उसे सोचना है तो वो आँख कान नाक के माध्यम से। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा आँख कान नाक के माध्यम से सोचता है, तो वो हो गई संवेदीगामक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा दूसरों को देखकर अनुकरण करता है, दूसरों को देखकर सीखता है, इसलिए इसे अनुकरणात्मक अवस्था भी कहते हैं। अनुकरण से संबंधित अवस्था या अनुकरणात्मक अवस्था। हमने शेषवावस्था में पढ़ा था कि बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेम संवेदीगामक अवस्था में भी पियाजे ने यही बताया कि यहाँ पर बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और इस अवस्था में बच्चा संवेदी अंगों का उपयोग करता है, संवेदी अंगों का उपयोग। संवेदी अंग जैसे रोना, हंसना, यानी भूख लगने पर वो क्या करेगा, रोएगा। बोल नहीं सकता तो वो रो के बताएगा, और रोने के बाद हम समझ जाएंगे कि बच्चे को भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, यानी उसने संवेदी अंगों का उपयोग किया है। किसी वस्तु को पकड़ना, वस्तु को पकड़ना, ये भी इसी अवस्था के अंतर्गत आता है, भूख लगने पर रोना। ठीक है, आगे पियाजे बताते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के सामने उसी वस्तु का महत्व होता है जो उसके सामने रखी है। जैसे हमने कह दिया कि एक खिलौना उसके सामने रखा था और उसको छुपा दिया और कह दिया कि खिलौनों को कौन ले गई, चिड़िया ले गई, तो बच्चा उस बात को सच मान लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। जबकि अंत में पियाजे ने बताया कि 20 महीने के अंत में 0 से 2 वर्ष यानी लगभग 20 माह के बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। यानी अब यदि उसे कहा जाए कि खिलौना छुपाने के बाद उसे कहा जाए कि खिलौनों को चिड़िया ले गई, तो वो उस बात को सच नहीं मानता, वो उस खिलौनों को ढूंढ के ले आएगा जहाँ से उसे छुपाया गया है। यानी अंतिम अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था की अंतिम स्टेज में बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर सीटेट में तो देखने को मिलता ही है कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे ने कौन सी अवस्था में बताया है, तो वो बताया है संवेदीगामक अवस्था में। लगभग 20 महीने के बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं।
ये है संवेदीगामक अवस्था। उसके बाद पियाजे ने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो उम्र है वो है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे में सजीव चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सजीव चिंतन की प्रवृत्ति। सजीव चिंतन का मतलब होता है कि इस अवस्था का बच्चा प्रत्येक वस्तु में जीवन मानने लगता है, जैसे कुर्सी, मेज, दीवार, इन सब में वो मानने लगता है कि सभी में जीव होता है। यानी इस अवस्था में बच्चे में क्या पाया जाता है? सजीव चिंतन की प्रवृत्ति। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि इस अवस्था में बच्चे में परम अहम केंद्रिता की भावना आ जाती है। अहम केंद्रिता की भावना, इसका मतलब है कि सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, मैं जो करता हूँ वो ही होता है। वो चलता है तो वो देखता है कि सूरज भी उसके साथ साथ चल रहा है, ऐसा उसे लगता है। यानी वो सोचता है कि जब मैं चलता हूँ तो सूरज, चंद्रमा सब मेरे साथ में चलते हैं। यानी उसमें क्या है? अहम केंद्रिता की भावना। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट विशेषता उन्होंने बताई कि इस अवस्था में बच्चे में संचय व संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संचय व संग्रह की प्रवृत्ति, यानी जो उसके काम की चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, उनको इकट्ठा करने लग जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट विशेषता है इसकी वैचारिक उदय की अवस्था। वैचारिक उदय की अवस्था। देखो, इस अवस्था में विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, बच्चे में उत्पन्न होने लगते हैं। अब वो विचारों पर क्रिया नहीं कर सकता, केवल उसके अंदर विचार आने आरंभ हो जाते हैं, उनके ऊपर वो क्रिया नहीं कर सकता, तर्क नहीं दे सकता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था ये हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी विचारों का उदय तो हो गया, लेकिन उन विचारों के जैसा विचार उत्पन्न हुआ है उस प्रकार की वो क्रिया नहीं कर सकता और तर्क नहीं दे सकता, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। लास्ट विशेषता है इसमें कि इस अवस्था में बच्चे में ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान हो जाता है। ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान। ज्यामितीय आकृतियां कैसे? जैसे गोल, लंबा आदि, ये सभी ज्यामितीय आकृतियां हैं। यानी किसी वस्तु को देखकर यदि उसे पूछा जाए, चूड़ी और गेंद को बताया जाए, तो वो कह देगा कि इन दोनों का जो आकार है वो कैसा है? गोल है। लेकिन पलटावी गुण इस अवस्था में नहीं आते। देखो क्या बताया कि ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन पलटावी गुण नहीं आते। पलटावी गुण का मतलब होता है स्पष्टता से नहीं बता सकता। जैसे एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि बच्चे के सामने 2 गिलास रखे गए, इनमें एक गिलास की थोड़ी लंबाई ज़्यादा है और एक की चौड़ाई ज़्यादा है। दोनों में पानी भर दिया गया, एक गिलास को पूरा भर दिया गया, जबकि एक गिलास को थोड़ा आधा भरा। और यदि बच्चे से पूछा जाए कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बता देगा कि जो चौड़ाई वाला गिलास है उसमें ज़्यादा पानी है। लेकिन उससे कारण पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पलटावी गुण का विकास नहीं हुआ है। पलटावी गुण का मतलब होता है स्पष्टता। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट जानकारी वो नहीं दे सकता। यानी पलटावी गुणों का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 7 से 11 और लगभग ये बाल्यावस्था के जैसी है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों को उदय हो गया था, लेकिन बच्चा उन पे कार्य नहीं कर रहा था। यहाँ पर विचारों पे कार्य करने लग जाएगा, यानी इस अवस्था को कहते हैं वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था, दोनों में अंतर है। यहाँ पर उदय हुआ है जबकि यहाँ पर कार्य होने लग गया है। ये वैचारिक उदय की है जबकि ये वैचारिक क्रिया की अवस्था है। अब यहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन, मूर्त का मतलब हमने पहले भी समझा था कि वर्तमान में जो वस्तु हमारे सामने है उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है।
और इस अवस्था में बच्चा केवल उसी चीज के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने है, इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया गया, मूर्त चिंतन की अवस्था नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इस अवस्था में पलटावी गुण बच्चे में आ जाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो रहा था, पलटावी गुणों का विकास नहीं हो रहा था, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुणों का विकास हो जाता है। यानी अब वो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में स्पष्टता से बता सकता है कि इस ग्लास में और इस ग्लास में क्या अंतर है। यानी क्या हो गया, बच्चे में पलटावी गुणों का विकास हो गया, पलटावी गुणों का विकास हो गया। ठीक है, इस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। नियमीकरण की अवस्था, कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को नियमीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। हमने बाल्यावस्था में भी देखा था कि इसको सामाजिकरण की अवस्था, सामाजिकता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा समाज के अनेक नियमों को सीखने लग जाता है कि उसे समाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य यदि वो करेगा तो उसे दंड मिलेगा और कौन से कार्य वो करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा। यानी नियमों को वो सीख जाता है, इसलिए इसे नियमीकरण की अवस्था कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और इस अवस्था में बच्चे में वजन, आकार और दूरी के मापों की अच्छे से समझ आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वजन, दूरी, आकार आदि के मापों की अच्छे से समझ आ जाती है। यहाँ पर वो बता सकता है कि ये कितने केजी का है, इसकी दूरी कितनी है, इसका आकार कैसा है। यानी पलटावी गुण स्पष्टता से आ जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लास्ट अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय बताया पियाजे ने वो बताया 11 से 15 वर्ष। और पियाजे बताते हैं कि जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बच्चे में चलती है तो लगभग उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। यानी उसकी तर्क क्षमता का भी विकास हो जाता है, यानी कोई सी भी समस्या आ जाए वो तर्क उसके बारे में कर सकता है, तर्क क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान के उसमें गुण आ जाते हैं। दूसरा बताया कि उसमें चिंतन क्षमता का विकास हो जाता है, चिंतन क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान के गुण आ जाते हैं, समस्या समाधान के गुण, यानी कोई सी भी समस्या उसके सामने आ जाए तो उसको वो हल कर सकता है। 11 से 15 वर्ष की आयु में ऐसा बताया पियाजे ने। और इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर रहा था कि केवल वर्तमान में देखी हुई चीज़ों के बारे में सोच रहा था, जबकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि जो चीज़ें उसके बारे में उसके सामने नहीं है, फिर भी यदि उसका नाम ले लिया जाए, उस चीज़ का नाम ले लिया जाए तो बच्चा उसके बारे में कल्पना कर सकता है, चिंतन कर सकता है, तर्क दे सकता है। इसलिए इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और अच्छे से तर्क दे सकता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। संपूर्ण विकास, पियाजे बताते हैं कि इस अवस्था में संपूर्ण विकास बच्चे का हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट संविदा के पेपर में कि कौन सी अवस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष वाली, उसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है। और इस अवस्था में बच्चा नैतिक नियमों को सीखने लग जाता है, यानी इसे नैतिक नियमों की अवस्था कहा जाता है, नैतिक नियमों की अवस्था। जबकि नियमीकरण की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है, जब और नैतिक नियमों की जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे में ये गुण आ जाते हैं कि वो चाहता है कि मैं समाज में कुछ ऐसा काम करूं कि समाज के लोग मुझे मेरे नाम से जाने, यानी समाज स्वीकृति की भावना उसमें आ जाती है, समाज
स्वीकृति की भावना, जैसा हमने किशोरावस्था में भी पढ़ा था, समाज स्वीकृति की भावना। ये सारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं जो पियाजे ने हमें बताई हैं। ठीक है, पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सारी अवस्थाओं के बारे में हमने उनकी विशेषता भी समझी और ये जो सिद्धांत दिया था ये 1928 में दिया था पियाजे ने, और पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। ये अधिगम से संबंधित सारे सिद्धांत हमारे समाप्त हुए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धि। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।